નમસ્કાર, સીએનબીસી બજારમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ. ત્યારે જ હું છું નિશા. તો અત્યાર સુધી આપણે કહી શકાય કે દેશના દરેક ખૂણાની વાત કરી, પણ આજે આપણે ક્લિયરલી ફોકસ કરવાના છે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર એટલે કે મુંબઈ પર. અત્યારની શું પરિસ્થિતિ છે, આંકડાઓ એકચ્યુઅલી શું કહી રહ્યા છે, કારણ કે અત્યારે આપણે ચર્ચાઓ તો ઘણી કરી, પણ આંકડાઓ સાથે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. આપણી સાથે આજે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે લાइसेंस फॉरेस्टના एमडी पंकज कपूर. पंकज जी, स्वागत है आपका. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, हाल फिलहाल में एक ट्रिप मेरी गुजरात के तरफ हुई और मैंने देखा कि वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं. वहाँ डिमांड देखी गई है, बड़े बड़े बंगलोज बिक रहे हैं और डिमांड एक्चुअल में वहाँ पे जनरेट हो रही है. एक्चुअल सिनेरियो क्या है सर? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। गुजरात मार्केट जो है एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट इमर्ज होके आया है। ज़्यादातर शहर जितने भी हैं, आप अहमदाबाद की बात कर लीजिए, आप राजकोट, वडोदरा, सूरत, हालाँकि थोड़ा-सा स्लो डाउन दिख रहा है क्योंकि इन्वेंटरी बढ़ रही है और सेल्स में थोड़ी कमी दिख रही है। बट जितने भी दूसरे मार्केट हैं, स्पेशली अहमदाबाद मार्केट, वहाँ पे आप कंटिन्यूअस रिकवरी और ग्रोथ हमको देखने को मिली है। जैसे आप कंपेयर करें ऑल इंडिया की जो मेजर सिटीज़ हैं, उसके हिसाब से गुजरात में प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी है पिछले 3 से 4 साल में, और कोविड के दौरान जो रिडक्शन हुआ हो, तो उसके बाद जो शार्प रिकवरी दिखाई दी है, स्पेशली इन अहमदाबाद मार्केट में, वो दर्शाती है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव मार्केट। और अगर आप ज़्यादातर बैंक एचएफसी और उसका लेंडर्स डेटा देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा जो होम लोन बन के आता है, वो आपके हैदराबाद और दूसरा नंबर अहमदाबाद मार्केट आता है, और जो सर्किल आता है। तो गुजरात एक बहुत ही प्रोडक्टिव मार्केट इमर्ज होके आया है, और रीज़न ये है कि अफोर्डेबल मार्केट है। प्रायोरिटी सेक्टर जो होती है, लेंडिंग होती है लेस देन 30 लाख यूनिट कॉस्ट के अंदर, उसका 50% सप्लाई जो है ऑल इंडिया का, वो गुजरात के शहर पे से आता है, अहमदाबाद और दूसरे शहरों से मिलाकर आता है। तो काफ़ी अफोर्डेबल मार्केट है। इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद पे हमने देखा है कि ये एक एंड यूज़र मार्केट इमर्ज होके आया है। सिटीज़ की कन्वीनियंस अच्छी है। अगर आप देखिए तो सूरत एक स्टैंड अप होता है स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। अहमदाबाद का भी सिटी सर्कुलेशन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है, और यही कारण है कि एक प्रोग्रेसिव सिटी की तरीके से इमर्ज होके आया, और जिस तरीके की प्राइस एफिशिएंसीज रही हैं, उस हिसाब से आपको डिमांड में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखता भी है। डेफिनेटली सर, इसको मैंने भी ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्वेशन में ये आया, ताकि आप देखिए सिर्फ अहमदाबाद नहीं, अगर आप देखें राजकोट है या पोरबंदर है या फिर आप कच्छ का इलाका देखें, जो जितने लोग वहाँ से माइग्रेट होके मुंबई या देश के दूसरे सिटीज़ में गए थे, वो वापस आ रहे हैं. जिनका काम घर से हो रहा है, वो लोग वापस वहाँ पे अपने वतन में घर लेके वहाँ पे रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल है. वहाँ पे आप देखने जाओ, हर बजट के घर मिल रहे हैं. वो एक अट्रैक्शन बन गया है. और ऐसा कह सकते हैं ना, ऐसा चेंज मैंने बहुत काफ़ी सालों बाद देखा है कि लोग सिटी में से कह सकते हैं अपने गांव वापस जा रहे हैं. बिल्कुल, और कोविड ने ये बताया कि आप रिमोट वर्किंग कर सकते हैं। और अभी पहले क्या होता था कि स्पेशल इकोनॉमी थी कि जॉब्स वहाँ जाते थे, पीपल वहाँ जाते थे जहाँ उनकी जीविका होती थी और जॉब्स होते हैं। लेकिन पैंडेमिक के बाद जो रिमोट वर्किंग का एक इन्वायरमेंट पैदा हुआ, और कंपनियों को महसूस हुआ कि रिमोटली काम किए जा सकते हैं, और तो इससे एक दूसरा परिप्रेक्ष्य सामने में आया, जहाँ पे हमको दिखाई देता है कि जो जॉब्स हैं वो वहाँ जाने लगे जहाँ पीपल बिलोंग करते हैं। और लार्ज सिटीज होती हैं, इनकन्वीनियंट सिटी होती हैं, कॉस्टली सिटीज होती हैं। आदमी मुंबई, दिल्ली माइग्रेट करके वहाँ रहता है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और इनकन्वीनियंसेस सब ज्यादा होती हैं। अपने शहर में, अपने नेबरहुड में, अपने लोगों के साथ वापस जाके अगर वो रह सकते हैं, तो उनकी सेविंग भी है, प्लस वो अपनी सॉइल से वापस से कनेक्टेड हो जाते हैं। और यही कारण है कि आपको कोविड के बाद जो है काफ़ी हद तक इस तरीके का ट्रांजिशन दिखाई दिया, और जिस तरीके से कंपनियों का आउटलुक है कि जो आईटी कंपनीज़ हैं और बड़ी लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने एक डिसाइड किया है कि हाइब्रिड मॉडल करेंगे। कुछ लोग जो और एम्प्लॉय जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वो वहाँ से कर सकते हैं। और तो ये वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम होम टाउन रहा है, और यही कारण है कि जो स्मॉलर सिटीज़ हैं, टायर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको ग्रोथ
बढ़ती हुई दिखेगी और यहाँ के आगे अगर आप देख ले तो डिमांड की ग्रोथ उन शहरों में ज़्यादा होगी क्योंकि हाउसिंग भी अफोर्डेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हुँ। कंपैरेटिव है और विन विन सिचुएशन होती है कॉर्पोरेट और एम्प्लॉय दोनों के लिए। तो यही कारण है कि आपको ज़्यादा ग्रोथ जो है वो शहरों में दिख रही है और काफ़ी लोग हैं जो पहले माइग्रेट हुए थे, अब वो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है और अपने शहर में जाकर के वो घर खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कह रही सूरत की बात कही, सूरत में घर ना हैं। बिकने की क्या खास वजह है? एक तो मुझे पता था कि इन्वेंटरीज़ तो पहले से काफ़ी पाइल अप थी। हम जैसे कोविड एरा के पहले भी हम चर्चा करते थे, तब सबसे ज़्यादा इन्वेंटरीज़ हम सूरत में पाते थे। लेकिन अभी जो इन्वेंटरीज़ कम नहीं हो रही है या ट्रैक्शन कम दिख रहा है, इसकी क्या खास वजह है? देखिए 2 रीज़न हैं, एक तो सूरत के मार्केट में अगर कंपैरेटिवली देख लीजिए दूसरे शहर के हिसाब से प्राइसेज़ थोड़े ज़्यादा हैं हुँ, और हुँ। प्राइस के साथ-साथ जो ग्रोथ हुई है वो इन्वेंटरी की भी ग्रोथ हुई है। तो ये नहीं है कि खाली सेल्स डाउन हुई है, सेल्स के कंपैरिज़न में अगर आप देखें तो कंटीन्यूअस लास्ट पिछले 3-4 साल के अंदर इन्वेंटरी बढ़ रही थी, लेकिन उसके हिसाब से सेल्स नहीं बढ़ रही थी। और उसके 2-3 रीज़न हैं, डिमोनेटाइज़ेशंस के बाद इम्पैक्ट आया, सूरत इकोनॉमी में डायमंड एक्सपोर्ट को लेते हुए मेरे हुँ, हिसाब से हुँ। जो चाइना का एक इम्पैक्ट था उसको देखते हुए वहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है तो कुछ एक रीजन है डिमोनेटाइजेशन चाइना इम्पैक्ट इन दोनों को देखते हुए प्लस राइजिंग इन्वेंट्री प्लस लैंड प्राइसेस में भी जो है पास्ट में अच्छा स्पेकुलेशन था जो थोड़े अनप्रोडक्टिव हो गए थे तो उसको देखते हुए प्राइस कॉन्ट्रैक्शंस हमको दिख रहा है तो सूरत थोड़ा सा इनएफिशिएंट जोन के अंदर रहा है पिछले 3-4 साल से और यही कारण है आपको वहाँ पे ग्रोथ कम दिखाई दी वहाँ पे आपको प्राइस करेक्शन ज़्यादा दिखाई दिया प्लस इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हुआ है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको सूरत के ऊपर दिख रहा है जबकि जो आपको अहमदाबाद और दूसरी जगह नहीं दिखता क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग और हुँ, हुँ। फूड प्रोसेसिंग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पे डिपेंडेंट है वाइल सूरत में आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी और आपको उसमें स्लो डाउन होने की वजह से जो है आपको इम्पैक्ट दिख रहा है एक ऑब्जर्वेशन मेरा ऐसा रहा पंकज जी, आपने देखा होगा हाईवेज जो हैं, अहमदाबाद हाईवेज हो वो राजकोट की तरफ जाते हो या भावनगर की तरफ जाते हो, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हुए हुए हैं और उसकी वजह से देखिए तो वहाँ पे भी जैसे महाराष्ट्र में आप लोनावला तरफ जाइए या फिर पुणे की तरफ जाइए तो अलग से एक टाउनशिप भी वहाँ पे बसी हुई है। वैसी टाउनशिप अभी गुजरात में भी बन रही हैं, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास भी। क्या वो एक नया इनिशिएटिव आप देख रहे हैं गुजरात में जो पहले कभी देखा नहीं था? आई थिंक उसकी फाउंडेशन बहुत पहले से ले डाउन की गई जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स बनाए गए थे एसआईआर बनाए गए थे चांदोद था धुलेरा था गिफ्ट हुँ, सिटीज थी हुँ। ऐसे 8-9 जितने भी एसआईआर्स थे वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ प्रोत्साहित करते थे इंडस्ट्रीज को आने के लिए और उसको देखते देखते आपको जो है उसी डायरेक्शंस में आपको रेजिडेंशियल मार्केट की सप्लाई आती है और उसके साथ साथ डिमांड का भी ग्रोथ दिखाई दिया तो ये था और तो आपको चारों तरफ जो है अहमदाबाद के जितने भी कनेक्टिंग रोड हैं जो इस एसआईआर से कनेक्ट करती हैं और इंडस्ट्रियल हब से कनेक्ट करती हैं वहाँ आपको आपको ग्रोथ दिखाई देगी और दूसरा ये है कि इन कंपैरिजन टू दूसरी सिटीज और दूसरे स्टेट की सिटीज के हिसाब से अहमदाबाद का जो एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है आपकी रोड्स अच्छी है आपकी वाटर पावर सप्लाई हुँ, हुँ। काफी अच्छी थी तो सोशल फैब्रिक के डेवलपमेंट में भी ईज होती है कम्युनिकेशन इजी है और यही कारण है कि सिटी का एक्सपेंशन फास्ट हो रहा है प्लस रियल एस्टेट मार्केट जो है ना काफी फ्लैटिश रही है और दूसरी आपकी जो पॉलिसीज हुँ। फ्रेमवर्क है स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग कॉरिडोर बनाया है अराउंड द रिंग रोड जिसकी वजह से हायर एफएसआई दी उसका भी एक काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा अलोंग द फुल रिंग रोड आपको सर्कुलर डायरेक्शंस में जो है ना सप्लाई की ग्रोथ होती हुई दिखाई दी और वो कनेक्टिविटी सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से इम्प्रूव होते होते वहाँ पे आपको डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी
पंकज जी, हाल फिलहाल वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं? प्रॉपर्टी के दाम क्या है? कितने स्क्वायर फीट के एरियाज ज़्यादातर बिक रहे हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको जो ज़्यादातर अगर आप सेल्स देखेंगे तो लेस देन 50 लाख्स के हम्म। रेंज में दिखती है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा सप्लाई दिखती है। अगर आप वेटेड एवरेज रेट भी देख लीजिए तो 3500 के और 3300 के रेंज में मोस्ट ऑफ द सिटीज़ के होते हैं। अगर आप इसको लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो कुछ एक महँगे एरियाज़ भी हैं और कुछ एक जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वो सस्ते एरियाज़ हैं, बट वेटेड एवरेज ऑफ द जो जहाँ पे सप्लाई का कंसंट्रेशन है, अगर हम उसका प्राइस ले लें सिटी स्पेसिफिक के ऊपर तो 3-3,500 का रेट है। और आई थिंक वो ऑल इंडिया के एवरेज से करीब 40% लोअर है। अगर आप ऑल इंडिया का एवरेज हम्म। रेट देख लीजिए तो करीब 5,900 रुपए और 6,000 रुपए के ऊपर आता है, क्योंकि सिटीज लाइक एमएमआर, दिल्ली एंड बैंगलोर एंड ऑल दोस थिंग, वहाँ पे लैंड कॉस्ट ज़्यादा है और उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है। बट ओवरऑल जो जो अफोर्डेबिलिटी है वो आपको अहमदाबाद और दूसरी शहर में दिखती है। प्राइस एफिशिएंसीज होने की वजह से कारण है कि ये मार्केट काफ़ी प्रोडक्टिव होते हुए आपको नज़र आते हैं। ज़रूर, और इसी प्राइस में मैंने देखा है कि विद ऑल एमिनिटीज़ घर मिल रहे हैं। उसमें आपको सारी फंक्शंस हैं, या वाटर कूलर है, फ़ैन है, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कुछ ऐसे गैजेट के साथ घर मिल रहे हैं। ये एक बहुत सरप्राइजिंग है। लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ कह सकते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी बड़ी है उन लोगों की? कितना रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट डेवलपर्स पे दिख रहा है? और क्या ये प्राइसेस सस्टेन रहेंगी या ऊपर की तरफ जा सकती हैं? देखिए, 1-2 क्वेश्चन्स हैं इसके अंदर। एक सबसे बड़ा है कि मेरे पास ये नज़र आता है कि जब बिल्डर्स बात करते हैं कि दूसरे शहर लाइक मुंबई है, इसके आउटस्कर्ट्स में है, या दिल्ली हुँ। एनसीआर की बात करते हैं, वहाँ पे वो लेसर प्राइस में प्रोडक्ट नहीं ऑफर कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप अहमदाबाद और टायर 2 सिटीज़ के अंदर देख लीजिए, यहाँ 3,000 रुपए के भाव के ऊपर अगर घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं, तो हुँ। ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, कॉस्ट ऑफ लैंड का सबसे ज़्यादा मेजर हुँ। इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है। अगर लैंड कॉस्ट पे मॉडरेशन हो और वो उसमें इतना ज़्यादा स्पेकुलेटिव राइज़ नहीं होते, तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग करके दे सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि देखने की बात है कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड और रीसेंट टाइम्स में जिस तरीके का कार्टेलाइजेशंस आपको दिख रहा है कुछ मटेरियल प्रोवाइडर्स के अंदर, और जिस हुँ। तरीके की कॉस्ट बढ़ी है क्योंकि आपकी यू नो कंटेनर फ्रेट बढ़ गया है, बाकी सारे कॉस्ट बढ़ गए, उसका इम्पैक्ट आपको मटेरियल के ऊपर दिख रहा है। और तो अगर ये कॉस्ट बढ़ती है हुँ। हुँ। तो मुझे लगता है कि आपको प्राइस में थोड़ी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम एब्सोल्युटली सस्टेनेबल लेवल पे हो गए। ऑल इंडिया की अगर टोटल इन्वेंट्री देख लेते हैं तो वो करीब 12.5 लाख यूनिट की होती है, हुँ। हुँ। और हमारी उस इन्वेंट्री ओवरहैंग अभी भी 46-48 मंथ्स होता है। हालाँकि गुजरात में कंपैरेटिवली कम है, 30 मंथ, 31 मंथ की इन्वेंट्री है, बट एक एफिशिएंट मार्केट की इन्वेंट्री करीब 12 से 20 मंथ के रेंज में आनी चाहिए। हुँ। हुँ। कि आपका जो जितना इन्वेंट्री है उसके हिसाब से ऑफटेक बढ़ाना पड़ेगा। और जिस तरीके का हमको लेंडिंग हो गई है इस सेक्टर के ऊपर, तो बिल्डर बाध्य होंगे कि उनकी सेल्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहे। कोविड में हमारे पास इम्प्रूवमेंट भी इसके लिए आया मार्केट में अंदर, क्योंकि बिल्डर्स ने आगे बढ़ कर के डिस्काउंट दिया, कई सारे हुँ। स्टेट्स हुँ। ने स्टैम्प ड्यूटी में वेवर किया, उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हुआ। तो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही एक अफोर्डेबिलिटी बनी और उसकी वजह से सेल्स हुई। लेकिन अगर भाव डेफिनिटली। वापस से हुँ। बढ़ना चालू हो जाएँगे, तो कोई भी चीज़ ऊपर जाने लगेगी तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। तो हुँ। मुझे एक पर्सपेक्टिव ये है कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो लॉजिक आता है कि सेलिंग प्राइस शुड इंक्रीज। बट अगर इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा पड़ी है और हुँ। आपका हुँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको रिड्यूस करना है, क्योंकि एक्सटेंसिव डेट है बिल्डर के ऊपर, करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गया है और इस हिसाब से इतनी सेल्स हो नहीं रही है।
कोविड के दौरान पे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस भी कम हुई, तो सेल्स में रेवेन्यू बुक जो बिल्डर्स ने किया वो भी कम हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इतना स्कोप उनके पास है कि वो प्राइस बढ़ा सकें और सेल्स मेंटेन कर सकें। हालांकि नरेटिव्स बहुत आ रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है। तो ये जरूरी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो उसके लिए बिल्डर्स शायद सोचें कि प्राइस बढ़ाएं, लेकिन जिस हिसाब की इन्वेंट्री और जिस तरीके के इकोनॉमिक प्रूडेंस में वो बैठे हैं, वहां पे मुझे नहीं लगता उनके पास स्कोप है कि वो बढ़ा सकें। तो स्ट्रेस में रहेंगे बिल्डर्स। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में एक चीज और भी है जो मैंने हमेशा से देखी है कि जब जब रियल एस्टेट मार्केट में इकोनॉमिक स्ट्रेस सप्लायर साइड पे होता है तो कंज्यूमर के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि बिल्डर बाध्य होते हैं प्राइस रिड्यूस करके माल और इन्वेंट्री बेचने के लिए। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 साल तक मार्केट इसी तरीके से मेंटेन करेगा और मुझे इतनी ज्यादा प्राइस ग्रोथ नहीं लगती। कुछ एक माइक्रो मार्केट में कुछ एक सर्टेन डेवलपर्स जिनके पास लिवरेज ज्यादा नहीं है और इन्वेंट्री इम्प्रूव हो गई है और सप्लाई कम हो गई, वहां पे आपको थोड़ा बहुत दिखे, लेकिन अक्रॉस बोर्ड मुझे ऐसा फिनोमेनन नहीं दिख रहा है कि आप કન્ટિન્યુઅસ પ્રાઇસ રાઇઝ દેખે। ઓકે, તો પંકજજીનું અત્યાર સુધીનું કહેવું એમ હતું કે તમે જો આખા ભારતમાં જેટલી સેલ્સ થઈ છે એમાં મોટાભાગનું વેચાણ તમે જો ઘરોનું થયું છે અમદાવાદ અને અમદાવાદના આજુબાજુના વિસ્તારોમાં થયું છે। સુરતમાં તમને થોડું ઓછું એટલે કે વેચાણમાં થોડો ઘટાડો ચોક્કસ જોવા મળશે, એટલે ઇન્વેન્ટરી હજુ પણ ત્યાં છે, ઘરો ખાલી ત્યાં પણ હજુ પડ્યા છે, અને હજુ કારણ કે એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ અને એક્સપોર્ટ ફોકસ સિટી છે એટલે ત્યાં આ કોવિડની અસર તમને વધારે જોવા મળી છે, એટલે ત્યાં તમને હજુ થોડો સમય લાગશે રિકવરી આવવા માટે। અધરવાઇઝ તમે જો તો ખાસ કરીને અમદાવાદ છે એની આજુબાજુના વિસ્તારો છે ત્યાં સૌથી વધારે અત્યારે ટ્રેક્શન જોવા મળ્યું છે, અને ખાસ કરીને 50 લાખથી નીચેના ઘરો વેચાઈ રહ્યા છે અને એની ડિમાન્ડ અત્યારે વધતી દેખાઈ રહી છે। અને એનું એકમાત્ર કારણ છે કે ત્યાં જમીન સસ્તી મળી ગઈ છે બધા ડેવલપર્સને, એટલે એમની કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ પણ ઓછી છે, એટલે તમને સસ્તા ઘરો મળી રહ્યા છે। તો આ એક ખાસ કારણ છે અને સારી તક હોય તો અત્યારે ઝડપી લેવી જોઈએ। તો અત્યારે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી ગુજરાતના માર્કેટની, પણ ઝડપથી એક નાનકડો વિરામ લઈ લઈએ અને વિરામ બાદ નજર કરીશું મુંબઈના માર્કેટ્સ પર। વિરામ બાદ સ્વાગત છે આપણી સાથે ચર્ચામાં લાયસન્સ ફોરેસ્ટના એમડી पंकज कपूर जोड़ाई गया है। पंकज जी साथ मुंबई पर बात करिए। तो पंकज जी, मुंबई के दर्शक भी राह देख रहे हैं कि अभी कहाँ अपॉर्चुनिटी है, क्या वेस्टर्न सबब में घर ले सकते हैं बजट में, या साउथ में कैसी अपॉर्चुनिटीज है, और सेंट्रल सबब्स में कहाँ कहाँ एरियाज अनलॉक हो रहे हैं? देखिए, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का अर्बन एग्लोमरेशन है, वाइड है, करीब 4,500 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो ये एक एक आपका म्युनिसिपल एरिया ऑफ मुंबई आता है, जिसके अंदर, जिसको ग्रेटर मुंबई कहते हैं, इसमें आइलैंड सिटी और सेंट्रल और वेस्टर्न सबब्स आते हैं। ये एरिया आपका कोलाबा से लेकर के वेस्टर्न साइड पे दहीसर और ईस्टर्न साइड पे मुलुंड तक के एरिया को कवर करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आइलैंड सिटी का जो पोर्शन है, जो आपका बांद्रा टू कोलाबा के बीच में है, वो आपका लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट को कैटर करता है, और यही कारण है कि उसका जो प्रपोर्शन है टोटल सेल्स का, वो करीब 8 से 10% के अंदर ही आता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट के हिसाब से। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट रियली इज वेरी बिग, बिकॉज जो यूनिट कॉस्ट है वो 3 करोड़ से 10 करोड़ और 50 करोड़ तक के फ्लैट वहां पे बिकते हैं। तो ये एक लग्जरी सेगमेंट है, जहाँ का वेटेड एवरेज रेट भी अगर आप देख लीजिए तो कारपेट के ऊपर करीब 30,000 से लेकर के 1 से 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर होता है। इसके बाद आया है कि जैसे हम वेस्टर्न सबब और सेंट्रल सबब की तरफ जाते हैं तो प्राइस का रेंज आपका कारपेट के ऊपर जो है वो 30,000 से लेकर के जो है वो 15,000 रुपए तक पर स्क्वायर फीट की और 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज के ऊपर आता है। इसके बाद आपकी जो पेरिफेरल एरियाज आते हैं, जिसमें थाने हैं, नवी मुंबई है, ये यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो करीब 15,000 से लेकर के 20, 25, 30,000 रुपए के रेंज के अंदर दिखाई देते हैं। और थाने के अंदर रिलेटिवली कम है, जहाँ पे आपको 8,000 रुपए से लेकर के
15 या 20,000 रुपए के रेंज के ऊपर प्रॉपर्टी प्राइस दिखाई देते हैं। तो जैसे-जैसे जो आपका जहाँ-जहाँ प्राइस जैसे-जैसे कम होता है, वहाँ-वहाँ वैसे ही वहाँ पे आपके वॉल्यूम्स और उसका परसेंटेज शेयर इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनुअल सेल्स जो है वो बढ़ता जाता है। तो हुँ। जितना कम प्राइस है वहाँ उतना ज़्यादा डिमांड आपको दिखाई देता है। और इसके बाद पेरिफेरल्स एरिया आते हैं जो एक्सटेंडेड सेंट्रल सबर्ब्स, एक्सटेंडेड वेस्टर्न सबर्ब, पनवेल और बाकी रीजन है, जहाँ के जो आपके प्राइस जो हैं वो आपके 6,000 कारपेट एरिया के से लेकर के 5,000 से लेकर के 7,500-8,000 रुपए की रेंज पे आते हैं, और ये अफोर्डेबल सेगमेंट को जो है आपको कैटर करता है। तो लार्जेस्ट अगर कंट्रीब्यूटर अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे बड़ा होता है आपका सेंट्रल एक्सटेंडेड सबर्ब। ये बियॉन्ड थाना है रीजन अप टू भिवंडी। तो यहाँ पे बड़ी लार्ज टाउनशिप्स आई हैं, काफी ज्यादा न्यू सप्लाई आई है, सो ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर सेल्स का दिखता है। सिमिलरली सेकंड हाईएस्ट अगर आप देख लीजिए तो वेस्टर्न सबर्ब दिख रहा है, जहाँ पे आपको एक मिड इनकम के अंदर जो सप्लाई होती है, यहाँ पे भी काफी बड़ी सप्लाई है मुंबई की। ये एरिया आपका बांद्रा से लेके दहीसर के बीच में आते हैं। इसके बाद नवी मुंबई, फिर एक्सटेंडेड वेस्टर्न विच इज बियॉन्ड दहीसर अप टू वसई विरार, फिर सेंट्रल सबर्ब्स, थाने, पनवेल एंड आइलैंड सिटी। इस हायरार्की में आपको सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। एंड एमएमआर मार्केट इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंट्रीब्यूटर ऑफ सेल्स। तो अगर आप देख लीजिए तो टोटल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑल इंडिया सेल्स की जो बिल्डर सेल्स है उसका करीब 30% जो है वो एमएमआर के मार्केट से आता है। और इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी अगर आप देखिए तो 25 से 26% की सेल्स जो है वो मुंबई एमएमआर मार्केट से आती है। और पॉपुलेशन साइज सबसे ज्यादा है, माइग्रेंट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और एक वाइड स्प्रेड मार्केट है जहाँ पे आपको सुपर लग्जरी प्रोडक्ट से लेके एक अफोर्डेबल सेगमेंट के सर, इसमें प्रोडक्ट्स मैं है। और एक जोड़ना चाहूँगी और आपसे जानना भी चाहूँगी, क्योंकि अभी देखिए ट्रांस हार्बर रोड है, या जो हम देख रहे हैं मेट्रोज हम ट्रायल रन होते देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक फाइनली डेवलप हो जाएगा? क्योंकि लोग उसी तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन में भी इन्वेस्ट करने का सोचें। देखिए अभी एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। अगर आप ट्रांस हार्बर की बात कीजिए तो पिछले 35-40 साल से वो प्रोजेक्ट प्रपोज स्टेज के ऊपर था। कम से कम अभी आज आपको साइट पे दिखता है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 साल के अंदर आपको वहां पे व्हीकल दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये अब एक रियलिटी की तरफ आ गए। मुंबई की जो इनकन्वीनियंस थी वो नेक्स्ट 2 साल के अंदर मेरे ख्याल से काफी कम हो जाएंगी, क्योंकि मेट्रो की भी जो प्रोग्रेस है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी पीक पे है। 2-3 लाइन के ऊपर ट्रायल रन भी हो गया है। कोविड को रहते हुए कुछ डिले जरूर हुए, लेकिन एक काफी प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन हमको दिखाई दिया पिछली सरकार के अंदर, और वो आपको कंटिन्यूअस होता हुआ आज भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि मुंबई की जो इनकन्वीनियंस थी और जो डिपेंडेंसी ओनली लोकल ट्रेन की थी वो कम होगी, और सिटी एक एक्सपेंड करेगी, और इसको देखते हुए कुछ एक आपको रीजनल ग्रोथ दिखाई देगी। जो मुंबई के ऊपर प्रेशर है वो आपको एलिविएट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ट्रांस हार्बर के बाद जो है नवी मुंबई पे एक अफोर्डेबल सप्लाई आपको 30 से 40 मिनट के ट्रैवल डिस्टेंस पे मिल जाएगी, क्योंकि ट्रांस हार्बर से आपको कनेक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो आज आपको वहां पहुंचने के लिए अब कम से कम 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि आपको काफी लंबा एरिया रास्ता कवर करना पड़ता है। ट्रांस हार्बर से जो डिस्टेंस कम होती है और ट्रैवल टाइम इम्प्रूवमेंट होता है, उससे आपको ये कुछ एक एरिया में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और इसके दूसरे पर इम्पैक्ट ये है कि जो बहुत ही कॉस्टली एरियाज हैं विच इज साउथ मुंबई और सेंट्रल मुंबई, यहाँ पे आपको प्राइजेस के ऊपर सॉफ्टनिंग दिखाई देगी, क्योंकि इट्स लाइक दैट ये वाटर बेड है बेसिकली। जब आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है और सिटी का कन्वीनियंस बढ़ती है तो ज्यादा लैंड आपकी कनेक्ट हो जाती है, और उसकी वजह से जो पीक मार्केट्स हैं उसके ऊपर आपको
सॉफ्टनिंग दिखाई देती है स्पेशली ओके। प्राइसेस में। तो न्यू बॉम्बे, पनवेल, इन सब रीजन के अंदर आपको प्राइस ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन साउथ एंड सेंट्रल मुंबई और जो कॉस्टली लोकेशंस लग्जरी हैं लोकेशंस, मुंबई हाँ। की, वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस सॉफ्टनिंग होती हुई दिखाई देगी। ज़रूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए, इस पूरी जानकारी को हमारे साथ शेयर किया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से ही आगे हमें और भी डिटेल देते रहिएगा सर, થેન્ક યુ સો મચ। તો પંકજજીનું કહેવું છે, તમે જો અત્યારે મુંબઈમાં જોઈ રહ્યા છો જે રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ થઈ રહ્યો છે, એ ટ્રાન્સ હાર્બર બ્રિજ હોય કે તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો કોસ્ટલ રોડ હોય, અત્યારે તમે જો જે રીતે પંકજજીએ પણ કીધું કે ઘણા બધી જગ્યાઓ ઉપર હવે ટ્રાયલ રન મેટ્રોના શરૂ થઈ ગયા છે, તો કનેક્ટિવિટી જે ઇસ્યુ હતો મુંબઈ માટે એ આવનાર 2 વર્ષની અંદર કમ્પ્લીટલી સોલ્વ થઈ જશે અને તમે દૂર પણ રહેતા હશો તો પણ તમારે તમારા કામાર્થે ક્યાં જવું હશે, આવું જવું કરવું હશે, તમને ઘણું સવળું થઈ જશે અને એને કારણે તમે જો જે મુંબઈ અને મુંબઈની આજુબાજુના જે એરિયા છે એ વધુ ડેવલપ થતા દેખાઈ રહ્યા છે અને ત્યાં તમને અત્યારે પણ અફોર્ડેબલ રેન્જમાં ઘર મળી રહે છે અને ત્યાં ડિમાન્ડ વધી છે, ત્યાંનું સેલ્સ વધતું દેખાયું છે, તો તમારે ઘર લેવું હોય તો અત્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી મુંબઈમાં પણ સારી એવી બનતી દેખાઈ રહી છે। તો આજે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી ગુજરાત અને મુંબઈના માર્કેટ પર, તો આવી રીતે જ અલગ અલગ એરિયાઝ અનલોક કરતા રહીશું, એના પર ડિસ્કશન કરતા રહીશું અને તમારા કોઈ પણ સવાલો હોય તો અમને ફેસબુક અથવા તો ટ્વિટર પર લખીને મોકલાવો, એને ઉકેલવાની અને એના સવાલોના જવાબ તમારા સુધી પહોંચાડવાની અમે પૂરેપૂરી કોશિશ કરશું। તો પ્રોપર્ટી ગુરુમાં હાલ પૂરતું આટલું જ, વધુ અપડેટ માટે જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।